बच्चों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यह अध्याय का नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। क्या है अध्याय का नाम? मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। अर्थात आज हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वह मानव के और पर्यावरण के बीच में जो अन्योन्य क्रिया संबंध है उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं मानव भूगोल क्या है और उसके प्रकृति तथा विषय क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भूगोल पृथ्वी सतह का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के भौतिक और मानवीय घटकों का अध्ययन स्थानिक दृष्टिकोण से किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि भूगोल के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। भूगोल पृथ्वी सतह का एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें हम लोग पृथ्वी के भौतिक और मानवीय घटकों का अध्ययन, किसका अध्ययन? पृथ्वी के भौतिक और मानवीय घटकों का अध्ययन करते हैं तो उसे हम लोग भूगोल कहते हैं। एक अध्ययन के क्षेत्र में भूगोल कलनात्मक, आनुभविक और व्यवहारिक विषय माना जाता है। यानी कि भूगोल जो है वह आपको समाकलन का विषय है, अनुभव का विषय है और व्यवहार का विषय है। व्यवहार का मतलब जैसे आप प्रैक्टिकल कहते हैं तो उसको ही कहा जाता है आपको व्यवहार। क्या कहता है? यह अनुभव करने का विषय है, यह समाकलन का विषय है और यह जो है आपको व्यवहारिक विषय है। बात समझ में आ रहा है? जो धरातल पर परिवर्तित होने वाली घटनाओं का अध्ययन स्थान तथा समय के संदर्भ में करता है। धरातल या पृथ्वी की सतह से समस्त परिवेश और घटनाओं को दो वर्गों में रखा जाता है। याद रखिएगा कि धरातल यानी कि पृथ्वी की सतह से समस्त परिवेश को या घटनाओं को दो भागों में बांटा गया है। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जितने भी परिवेश हैं, जितने भी घटनाएं घटते हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। जो महत्वपूर्ण लाइन होगा उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन करते जाएंगे। और इससे आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के प्रश्न ठीक इसी बुक से छपते हैं, इसलिए आपको लाइन बाय लाइन इसको पढ़ते चले और जहां जो पूछने लायक प्रश्न हो उसको हम अंडरलाइन करते जाएंगे। आप उसको नोट डाउन करते जाएंगे अपनी नोटबुक में। आगे है प्रथम वर्ग में पृथ्वी के भौतिक घटक। प्रथम वर्ग में जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें हम भौतिक घटक के बारे में पढ़ते हैं या भौतिक तत्व के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, जंगली जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल, महासागर आदि तत्व या घटक सम्मिलित है। अगर आपसे पूछे कि पृथ्वी, अभी तो जस्ट पढ़े थे एक लाइन कि धरातल या पृथ्वी की सतह पर जितने भी घटनाएं घटते हैं वो उस घटनाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक है पहला भौतिक घटक और दूसरा है आपको मानवीय घटक। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। अगर आपसे पूछते हैं कि भौतिक घटक के अंतर्गत क्या सब आते हैं तो याद रखिएगा पर्वत आते हैं। क्या आते हैं? पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं, जंगली जीव जंतु तथा प्राकृतिक वनस्पति एवं वायुमंडल तथा महासागर भी आते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद है इन समस्त घटकों को संयुक्त रूप से भौतिक पर्यावरण कहा गया है। जितने भी घटक आप देखे हैं इसी सब को हम लोग भौतिक पर्यावरण भी कहते हैं। भौतिक पर्यावरण के इन सभी घटकों का सामयिक तथा स्थानिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की प्रमुख शाखा भौतिक भूगोल में किया जाता है। धरातल के परिवेश के दूसरे वर्ग में मानव के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अर्थात मानव तथा मानव जनित भूदृश्य, जैसे कि अधिवास। अधिवास का मतलब बताइए? अधिवास का मतलब होता है घर, होम जिसको कहते हैं। अधिवास का मतलब घर, कृषि, उद्योग, व्यापार, जनसंख्या, सड़क मार्ग और रेल मार्ग। ठीक है ना, तो ये सब जो है आपको मानव जनित भूदृश्य है। ठीक है, मानव जनित भूदृश्य में जो शामिल किया जाता है किस किस को? अधिवास को, कृषि को, उद्योग को, व्यापार को और जनसंख्या, सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग को सम्मिलित किया जाता है, जिन्हें हम सांस्कृतिक भूदृश्य, कल्चरल लैंडस्केप भी कहते हैं। मानव द्वारा, किसके द्वारा? मानव द्वारा निर्मित इन सांस्कृतिक भूदृश्यों का स्थानिक आधार पर वैज्ञानिक अध्ययन भूगोल की दूसरी शाखा मानव भूगोल में किया जाता है।
इस प्रकार भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं। याद रखिएगा, भूगोल की दो प्रमुख शाखा कौन कौन सी है? एक है आपको भौतिक भूगोल और दूसरा है आपको मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? तो बताए थे पहाड़, पठार, पर्वत, मैदान, जंगली जीव जंतु, प्राकृतिक वनस्पति, वायुमंडल, महासागर तथा अन्य तत्व के बारे में पढ़ते हैं। वही मानव भूगोल की अगर बात करें तो हम लोग मानव से संबंधित क्रियाकलाप जैसे कि अधिवास, और मानव ही क्या करता है? कृषि, है ना। इसके बाद उद्योग मानव के द्वारा होता है कि नहीं? मानव के द्वारा होने वाला चीज क्या है? व्यापार। और मानव ही जनसंख्या को बढ़ाता है और घटाता है। तो जनसंख्या, सड़क मार्ग और रेल मार्ग, ये सब आपको मानव भूगोल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बताइए कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं। अगर आपसे पूछते कि भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन से हैं? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। बात समझ में आ रहा है या समझ में नहीं आ रहा है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो चलें हम अगले टॉपिक पर। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। देखिए, मानव भूगोल प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत के मध्य स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। अगर आपसे पूछे कि मानव भूगोल में किन किन तत्वों का अध्ययन होता है, तो बोलिएगा प्राकृतिक जगत का अध्ययन होता है और मानवीय जगत के बीच, प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत के बीच स्थापित परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन होता है। किसका अध्ययन होता है? देखिए, प्राकृतिक जगत और मानवीय जगत के बीच जो संबंध है, कैसा संबंध? परिवर्तनशील संबंध। ऐसा संबंध जो दोनों में परिवर्तन होता रहता है, तो उसे ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। साथ ही इसमें मानवीय क्रियाकलापों के स्थानिक वितरण और उनके घटित होने से विश्व के विभिन्न अभागों में उत्पन्न सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन भी किया जाता है। बात समझ में कुछ आ रहा है? तो मानव भूगोल में किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है? मानव और प्राकृतिक जगत के बीच जो संबंध है उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे है कि चूंकि भूगोल का प्रमुख उद्देश्य पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। भूगोल जो विषय है, उस भूगोल का विषय का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए। पृथ्वी को मानव के घर के बिल्कुल, भूगोल का प्रमुख उद्देश्य जो है पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। यानी कि जिस तरह से लोग अपने घर के बारे में सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते रहते हैं कि कहाँ क्या है, ठीक उसी तरह से भूगोल को पढ़ाने का उद्देश्य है कि पृथ्वी को एक घर के तरीके से समझ लेना। जिस तरह से घर में कौन सामान कहाँ रखा है, उसी तरह से पृथ्वी पर कौन सा जगह कैसा है, कैसा नहीं है, इस सारी बातों को अध्ययन करना, सारी बातों को जानना भूगोल विषय का उद्देश्य है। बातों को समझे या नहीं समझे? चलिए आगे। तथा प्राकृतिक वातावरण के उन सभी तत्वों का भी अध्ययन करना है जिन्होंने मानव के पोषण विकास में सहायता प्रदान की है। कहने का मतलब यह है कि भूगोल जो है, भूगोल का एक ही उद्देश्य नहीं है, इसके अलावा और भी उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यह भी है कि प्राकृतिक वातावरण के बारे में भी आपको जानकारी दिलाना। प्राकृतिक वातावरण के बारे में भी जानकारी आपको दिलाना भूगोल का उद्देश्य है। चलिए, जिन्होंने मानव और पोषण विकास में सहायता करती है, इस दृष्टिकोण से धरातल पर प्राकृतिक वातावरण तथा मानव के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अगर कोई पूछे मानव भूगोल किसे कहते हैं, तो बोलेगा प्राकृतिक वातावरण और मानव के संबंध के अध्ययन को ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। प्राकृतिक वातावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो ये जो हम लोग पढ़े हैं वो मानव भूगोल के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में पढ़े हैं? मानव भूगोल के बारे में। मानव भूगोल के बारे में पढ़े हैं। अब हम लोग मानव भूगोल की तो इस परिभाषाओं को हम लोग जानते हैं। सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल के जनक जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेटजेल, जिनका जन्म 1844 में
और मृत्यु उनकी 1904 ईस्वी में हुई थी। उन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में सर्वप्रथम अपने भौगोलिक अध्ययन में मानव तथा पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को महत्व प्रदान किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानव भूगोल के जनक हैं कौन? तो फ्रेडरिक रेटजेल। अगर पूछे कि मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल है। ठीक है, जो कि जर्मन के भूगोलवेत्ता थे। कहाँ के थे? जर्मन के भूगोलवेत्ता था। और इसके बाद है रेटजेल महोदय के अनुसार, वही रेटजेल को शॉर्ट में लिख दिया है, जो कि पूरा नाम फ्रेडरिक रेटजेल होगा। रेटजेल महोदय के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र वातावरण से संबद्ध है, जो भौतिक दशाओं का योग होते हैं। उनका कहना है कि मानव भूगोल का जो दृश्य आप देख रहे हैं वह आपको हर जगह वातावरण से संबद्ध है। संबद्ध मतलब जुड़ा हुआ है, और जो कि भौतिक दशाओं का योग होता है। क्या होता है? भौतिक दशाओं का योग होता है। एक अन्य स्थान पर रेटजेल ने लिखा है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो रेटजेल एक जगह पर और देते हैं मानव भूगोल का परिभाषा। उन्होंने कहा कि मानव भूगोल जो है, क्या चीज? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों की संश्लेषित आपको अध्ययन है। उन्होंने कहा कि मानव समाज और धरातल के बीच में संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ठीक है, तो ये परिभाषा याद रखना है। इसके बाद आगे है रेटजेल की शिष्या मतलब लड़की, जो चेला होता है, लड़की चेला मतलब लेडी में उसको शिष्या बुलाया जाता है, और शिष्य जो होता है वो लड़का में होता है। अमेरिकन भूगोलवेत्ता, कहाँ के भूगोलवेत्ता? अमेरिका के कुमारी एलन सेम्पल, बोलिएगा जरा, कुमारी एलन सेम्पल। अगर पूछे कि कुमारी एलन सेम्पल जो है वो किस देश की भूगोलवेत्ता है, तो याद रखिएगा अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की। कहाँ की? अमेरिका की है, जिनका जन्म 1832 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो ठीक 100 साल तक जीवित रही है, 1832 से लेकर के 1932 तक। ठीक है, तो उन्होंने, कुमारी एलन सेम्पल ने रेटजेल की विचारधारा का समर्थन करते हुए बताया, यानी कि अपने गुरु का जो सिद्धांत था उसको स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव तथा पृथ्वी दोनों ही क्रियाशील और निरंतर परिवर्तनशील है। क्या बताया? कहा कि मानव और पृथ्वी ये दोनों जो है वो क्रियाशील है। क्या है? क्रियाशील है और निरंतर परिवर्तनशील है। उन्होंने कहा कि मानव और पृथ्वी दोनों क्रियाशील है और दोनों परिवर्तनशील भी है। इसी कारण मानव तथा पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। इसी कारण से मानव में और पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता है। जैसे अभी 2001 की जनसंख्या कुछ और रहती है, 2011 की जनसंख्या कुछ और हो जाती है, 2001 से पहले जनसंख्या कुछ और थी। बात समझ में आ रहा है? तो वही बात कर रहा है कि मानव और आपको पृथ्वी के वातावरण का जो स्थिति है वो हमेशा क्रियाशील और परिवर्तनशील रहता है। मतलब कुछ न कुछ करता ही रहता है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता ही रहता है। किसने कहा था? कुमारी एलन सेम्पल ने। हम बिल्कुल सेम्पल ने। और अगर आपसे पूछे कि कुमारी एलन सेम्पल कहाँ की, किस देश की भूगोलवेत्ता थी, तो अमेरिका की। अगर आपसे पूछ दे कि कुमारी एलन सेम्पल जो है उनके गुरुजी का क्या नाम था, तो बोलेगा फ्रेडरिक रेटजेल। फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो किस देश के निवासी थे? जर्मन के निवासी थे। आइए, इसी कारण मानव और पृथ्वी के वातावरण के परस्पर संबंधों में परिवर्तन होता रहता है। इन्होंने ये बताया है, तो इसको आप लोग नोट डाउन रखिएगा। ठीक है, चलिए, दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मानव भूगोल की प्रकृति स्थिर न होकर, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है? स्थिर है। स्थिर है या नहीं है? नहीं है। तो वही कहा कि स्थिर न होकर परिवर्तनशील होती है। कुमारी एलन सेम्पल ने मानव भूगोल को निम्नलिखित तरीकों से, निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया है। बात समझ में आ रहा है? आइए आगे है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव तथा अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये आपको मानव भूगोल का परिभाषा है। बहुत ही छोटा, बहुत ही सुंदर परिभाषा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो मानव भूगोल का यह परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव, है ना, बोलिए क्रियाशील मानव से बोलिए, क्रियाशील मानव तथा अस्थायी
पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है उसे ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। कोई पूछे कि मानव भूगोल किसे कहते हैं तो बोलिएगा क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों के अध्ययन को हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। बात समझ में आ गया। अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ स्टडी ऑफ द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मेन एंड द अनस्टेबल अर्थ। ये सिंपल के अकॉर्डिंग ये डिफिनीशन दिया गया है किसका? मानव भूगोल का, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी का। किसका? मानव भूगोल का। अब है फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक भूगोलवेत्ता विडाल डी ब्लास। बोलिएगा विडाल डी ब्लास, जिनका जन्म 1848 में हुआ है और उनकी मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ है। उसके अनुसार मानव जाति तथा मानवीय समाज का विकास वहाँ के प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही होता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा बात नहीं याद रखना है। एक बात ये जरूर याद रखिएगा कि विडाल डी ला ब्लास। बोलिएगा विडाल डी ला ब्लास जो है वह आपको किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। बात समझ में आ रहा है। अब है ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। ब्लास का पूरा नाम क्या पढ़े थे? विडाल डी ला ब्लास। बोलेगा विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास कहाँ के भूगोलवेत्ता थे? फ्रांस के थे। तो यही लिखा है कि ब्लास के शब्दों में मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के मध्य के अंतर संबंधों के विषय में एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। इस संकल्पना से हमारी पृथ्वी पर नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों के विषय में, उस पर निवास करने वाले जीवधारियों के संबंधों के बारे में अधिक विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए आपके एग्जाम में बड़े से बड़े परिभाषाओं को नहीं पूछा जाएगा, इसलिए हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, हम उसमें अंडरलाइन करते हुए चले जाएंगे। आप उसको ही नोट करके इसके बाद उसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो ब्लास का आप परिभाषा देख रहे हैं, ठीक है, तो इस परिभाषा को हम लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ करके चलते हैं। ठीक है, बस इसमें से हम लोग एक ही चीज जाने कि विडाल डी ला ब्लास जो थे वो किस देश के भूगोलवेत्ता थे? तो आपने कहा कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे और इनका जन्म भी हमको याद रखना है और इनकी मृत्यु को भी याद रखना है। इनका जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1918 ईस्वी में हुआ। बात समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद है हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि विषय के रूप में भूगोल का महत्वपूर्ण संबंध पृथ्वी को मानव के विकास गृह के रूप में समझना है। देखिए, ये तो पहले ही बता चुका है कि भूगोल पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि जिस तरह से लोग अपने घर के कोने कोने के बारे में जानकारी रखता है, ठीक उसी तरह से पृथ्वी के कोने कोने के बारे में इंसान को जानकारी दिलाना ही भूगोल विषय का उद्देश्य है। बात समझ में आ रहा है? वही बात लिखा है, हमें ज्ञात होना चाहिए कि एक विषय के रूप में भूगोल का महत्वपूर्ण संबंध जो है पृथ्वी को मानव के निवास गृह के रूप में समझना है ना। पृथ्वी को निवास गृह, मानव के निवास गृह का मतलब रहने वाले घर के रूप में समझना है। साथ ही भूगोल में उन सभी तथ्यों का भी अध्ययन करना है जिन्होंने मानवीय समुदाय की पोषण किया। इस प्रकार भौगोलिक अध्ययनों में प्रकृति और मानव दोनों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा कि भूगोल के अध्ययन में प्रकृति का भी अध्ययन किया जाता है और किसका अध्ययन किया जाता है? मानव का भी अध्ययन किया जाता है। प्रकृति का भी अध्ययन किया जाता है और मानव का भी अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आइए अब हम लोग जानेंगे हमबोल्ट और रीटर के अनुसार। तो हम आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, तो बताइए कि मानव भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेटिजल को। किसको कहा जाता है? और फ्रेडरिक रेटिजल जो है वो किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। किस देश के वैज्ञानिक थे? जर्मन के। आइए, हमबोल्ट और रीटर की मृत्यु 1859 ईस्वी में हो गई है। कब हुई है? 1859 ईस्वी में हो गई है। तो उनकी मृत्यु के बाद भूगोलवेत्ताओं में वैचारिक स्तर पर दो वर्ग हो गए। एक वर्ग के भूगोलवेत्ता जहां भूगोल को भौतिक, अब आगे है, तत्वों के अध्ययन तक सीमित कर भूगोल को भौतिक भूगोल के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने लगे। वहीं दूसरे वर्ग के भूगोलवेत्ता भूगोल में केवल मानवीय तत्वों को सम्मिलित करके
भूगोल को मानव भूगोल के रूप में मानने लगा। कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल के परिभाषाओं की अगर बात करें तो कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं कि मानव और प्रकृति इन दोनों के बीच में जो परिवर्तनशील संबंध है, इस संबंध के अध्ययन को ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति कहते हैं, कोई भूगोलवेत्ता कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मानव से संबंधित जो हम तत्वों को अध्ययन करते हैं उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो सभी भूगोलवेत्ता का अलग अलग विचार है ना। कुछ लोग हैं कि कहते हैं कि नींद जब आने लगे तो आंख को धो करके पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जब नींद आ जाए तो आपको सो जाना चाहिए, है ना। तो सभी लोगों का अलग अलग मत है। सुने थे कि पिछले जमाने की एक व्यक्ति मुझे मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति थे जिन्हें नींद जब लगता था ना, तो नींद नहीं लगने के कारण से अपने शिखा में, शिखा का मतलब होता है टीकी जिसको बोलते हैं, अपने टीक में रस्सी बांध करके और ऊपर 4 में लगा देते थे कि जैसे ही नींद लगेगा ना तो टीक जो खिंचाएगा तो अपने आप नींद खुल जाएगा। समझ में आ रहा है। तो सभी लोगों का अपना अपना मत है, सभी लोगों का विचार है। ठीक उसी तरह से इस ज्योग्राफी में जो भूगोलवेत्ता मानव भूगोल का परिभाषा दिया है, कोई मानव को और पृथ्वी को दोनों को जोड़ रहा है, तो कोई मानव और प्रकृति को जोड़ रहा है, तो कोई प्रकृति को ले रहा है, तो कोई केवल मानव को ले रहा है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन आपके विचार से सही क्या होना चाहिए, तो ये बताइए आप लोग मुझे। मानव और प्रकृति दोनों को सम्मिलित करना चाहिए, तब हम उसको मानव भूगोल कहेंगे। ठीक है। आइए, वहीं दूसरे वर्ग के भूगोलवेत्ता जो है भूगोल में केवल मानवीय तत्वों को सम्मिलित कर भूगोल को मानव भूगोल के रूप में मानने लगे हैं। चलिए, अब है आपको इस प्रकार भूगोल में भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को द्वैतवाद प्रखर हो गया है। ठीक है। यही नहीं, भूगोल की अध्ययन विधि में क्रमबद्ध विधि और प्रादेशिक विधि के रूप में एक अन्य द्वैतवाद भी इसी समय प्रभावी हो गया। इसके अतिरिक्त इस संबंध में भी व्यापक तर्क वितर्क प्रारंभ हो गए। एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने वाला यानी कि लॉ मेकिंग सैद्धांतिक नॉमेथेटिक विषय होना चाहिए या एक वर्णन करने वाला विषय होना चाहिए। कुछ विद्वान इस तथ्य पर विवाद करने लगे, भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक रूप से करनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर करनी चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो वही बात बता रहा है, कुल मिला के इतना बात बता रहा है कि भूगोलवेत्ताओं में इस बात का जो है विवाद हो गया है ना, और विवाद के बाद जो है मानव भूगोल के बारे में कोई कुछ कहने लगे तो कोई कुछ कहने लगे। मतलब मतभेद है, सभी के परिभाषा में कुछ न कुछ मतभेद है, सभी का विचार कुछ कुछ अलग है। ठीक है। इसके बाद है, हम सभी तथ्य से पूर्णतया सहमत होने चाहिए। हम सभी तथ्य से पूर्णतया सहमत होने चाहिए कि प्रकृति तथा मानव अविभाज्य तत्व हैं। सही बात है। प्रकृति को और मानव को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, अविभाज्य है, तथा इसी समग्रता की दृष्टि से अध्ययन करना चाहिए। इसी कारण प्रकृति तथा मानव के मध्य द्वैतता किसी भी रूप में मान्य नहीं है, तथा प्रकृति और मानव के मध्य जटिलता को देखते हुए इन दोनों को ना तो कोई अलग अस्तित्व है, ना ही इसमें किसी एक की स्वतंत्र अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि मानव भूगोल जो है उसको आप प्रकृति के बिना नहीं पढ़ सकते हैं। अगर प्रकृति से नहीं जोड़ेंगे तो आप बहुत सारी बातों को नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए अंततः मानव भूगोल के बारे में जो जानकारी हुआ कि मानव भूगोल हम उसे कहते हैं जिसमें मानव और पृथ्वी के दोनों के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है। अब हम जानेंगे मानव भूगोल की प्रकृति को। किसको जानेंगे? मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति को हम लोग जानेंगे। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। प्रकृति तथा मानव अविभाज्य है, ये बात आपको पहले ही बता दिए हैं कि प्रकृति को आप मानव से अलग नहीं कर सकते हैं या मानव को प्रकृति से अलग नहीं कर सकते हैं। दोनों आपस में अविभाज्य हैं, यानी कि कोई किसी से अलग नहीं रह सकता। यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़े हैं कि प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह पृथक नहीं किया जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे कि हम बताते हैं, किसी व्यक्ति को ले लीजिए, आपको ले ले और पूजा को ले ले। बात समझ में आ रहा है? पूजा को
आपसे अलग नहीं किया जा सकता है और आपको पूजा से अलग नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब दोनों में इस तरह से प्रेम बना हुआ है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, दोनों का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जो है क्या चीज, मानव को, प्रकृति को, इस दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं, दोनों अविभाज्य है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। यह एक दूसरे से इतनी जटिलता से परस्पर जुड़े हैं कि प्रकृति तथा मानव को किसी भी तरह से पृथक नहीं किया जा सकता। पृथक मतलब अलग करना। यही कारण है कि हम प्रकृति तथा मानव का अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते। सैंपल ने इसी आधार पर लिखा है। किसने लिखा है भाई? बताइए। सैंपल के गुरुजी का क्या नाम था? फ्रेडरिक रेटजल। और सैंपल कहाँ की, किस देश की भूगोलवेत्ता थी? फ्रांस की, अमेरिका की थी। कहाँ की थी? अमेरिका की थी। तो सैंपल ने इसी आधार पर लिखा है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। सही बात बता रही है, कह रही है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव, मानव कैसा है? क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी, पृथ्वी कभी स्थिर है? नहीं है। वही कह रहा है कि क्या कर रही है? क्रियाशील मानव और अस्थिर पृथ्वी के मध्य जो परिवर्तनशील संबंध है, उस संबंधों के अध्ययन को ही हम लोग क्या कहते हैं? मानव भूगोल कहते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा परिभाषा है। वस्तुतः मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहत स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। गृह, गांव, नगर, सड़कों, रेल के जालों, उद्योग, खेत पतन। ठीक है, एक बार यहाँ स्क्रीन पर प्रश्न नहीं आ सका था, एक बार पुनः हम लोग पढ़ेंगे पीछे से। वस्तुतः मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तथा मानव निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के परस्पर अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव अपने क्रियाकलापों द्वारा भौतिक पर्यावरण में वृहत स्तरीय परिवर्तन कर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। गृह, गांव, नगर, सड़कों, रेलों की जाल, उद्योग, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं, भौतिक संस्कृति के अन्य सभी तत्व सांस्कृतिक भूदृश्य के ही अंग हैं, जो मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदान किए गए संसाधनों का उपयोग कर निर्मित किए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मानव द्वारा बड़े स्तर पर भौतिक पर्यावरण को ही परिवर्तन नहीं किया है, वरन इसका प्रभाव मानवीय जीवन पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो ये था मानव भूगोल की प्रकृति। कहने का मतलब ये है, इसका सार समझिए। मानव भूगोल, प्रकृति और मानव, इस दोनों के जो परिवर्तनशील अध्ययन है, इसको ही हम लोग मानव भूगोल कहते हैं। और इस दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये दोनों अविभाज्य तत्व है ना। प्रकृति के बिना मानव नहीं जीवित रह सकता और मानव प्रकृति के लिए ही और प्रकृति मानव के लिए ही बना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए